नमस्कार जी, मेरा नाम सरवना है। मैं मोमेंट्स एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी हैदराबाद से ये फ्री डेमो क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको 2 बेनिफिट्स होंगे। एक चीज़ जो है हम कैसे सिखाते हैं ये समझेंगे आप। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आशा करता हूँ कि हाँ, आपने हमारे कोर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर का सजेशंस में होगा, तो उसे देखिए और समझिए ये कोर्स क्या चीज़ है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो क्लास सुनेंगे तो जो आप ऑटो मोड में शूट कर रहे हो, ऑटो डायल पर रख कर अगर शूट कर रहे हो तो आप कल से और ये क्लास सुनने के बाद मैनुअल मोड में आप शूट करेंगे और आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोटोग्राफर बनेंगे। जो ऑटो मोड पे निकालते हैं और अच्छा फ़ोटो आया वो फोटोग्राफी नहीं है। आपको समझना है क्या है टेक्निकलिटी और कैसे होता है। अगर आप ये सीन अगर आप देख रहे हैं तो सीन इंटेलिजेंट ऑटो, आपको इंटेलिजेंटली ऑटो नहीं बनना है, मैन्युअली आप इंटेलिजेंट होना है और आपको ये समझना है कि आप कैसे लाइटिंग कंडीशंस पर कैसा अपर्चर यूज़ करें, शटर यूज़ करें और आईएसओ यूज़ करें। ये तकरीबन एक 1 आवर का सेशन होगा। अगर आपके पास पेन और बुक है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो प्लीज़ वीडियो यहीं पॉज करिए और जाकर एक पेन और बुक ला लीजिए, क्योंकि 4 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी को सिखाते हैं, मेरे क्लासेस में भी यही होता है कि अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं तो वो जो हम सीखते हैं वो हमारे माइंड में रह जाता है और उसे हम समझ सकते हैं। तो अपने दिल से, सोच से, अगर कल कहीं आप ऑल ऑफ अ सडन एक आधी रात को कोई उठाकर भी अगर आपको कोई सवाल करे क्या है अपर्चर, क्या है आईएसओ, तो आप उसका तुरंत जवाब दे सकते हो। तो आइए बगैर लेट करें ये पूरे सेशंस को क्लियरली समझते हैं। तो आपके समझने के ईज़ के लिए मैं बहुत बेसिक कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। ये तकरीबन 8 साल पुराना मेरा कैनन 600D है। तो जब मैं सीख रहा था इसी पे ज़्यादा तक टाइम स्पेंड करा था मैं। 5100 निकॉन मेरा फर्स्ट कैमरा था, लेकिन कैनन में यहाँ इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि डिस्प्ले ऑप्शंस बहुत ईजी है और समझने के लिए बहुत सिंपल सा यूज़र फ्रेंडली डिस्प्ले रहता है कैनन का। तो पहले हम एक चीज़ समझना है, अगर आप फोटोग्राफर अपने आप को कहलाना चाहते हो तो ये चीज़ रोक दीजिए। ये जो डायल है ऊपर, इसमें A+ ऑटो मोड में कभी शूट मत करिए। ये ऐसे होता है कि अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हो तो ऑटो मोड में रखकर आप ड्राइव नहीं करते। एक अगर अच्छे रेसर हो तो आपको गियर शिफ्ट करना आता है, कहाँ कैसे गियर शिफ्ट करना है, कितना एक्सेलरेटर और क्लच कब छोड़ना है, ये चीज़ आपको मालूम रहता है। ठीक उसी तरह एक फोटोग्राफर को अपर्चर, शटर और आईएसओ, ये 3 चीज़ एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच जैसे ही होते हैं। ये ABCs है फोटोग्राफी में, बहुत बहुत बेसिक सा चीज़ है। इसे आप अगर सही ढंग से समझ लेंगे तो ऊपर जो डायल है उसे M मोड पर रख लीजिए। M का मतलब मैनुअल। मैनुअल मतलब आप जो करना चाहते हो, आप जैसे चेंज करना चाहते हो उसी तरह आप कैमरा में चेंज कर सकते हो हर एक ऑप्शन। सो मैनुअल में आप पहले ये चीज़ समझना है अपर्चर क्या होता है, जिसे मैंने हाईलाइट किया है। F स्टॉप भी कहते हैं इसको, DOF करके बताते हैं। F1.4 से लेकर F1.2 या F1.4 से लेकर F36 तक होता है। इसका मतलब क्या है हम समझते हैं पहले। तो सोचिए और समझिए, सिंपल मैकेनिज्म जो है, आप मेरे हाथ में ये कैमरा देख रहे हैं, अपर्चर जो है लेंस में होता है। लेंस में जो ओपनिंग है, जिस ओपनिंग के द्वारा लाइट कैमरा बॉडी के अंदर जाता है, वो अपर्चर है। अपर्चर में जितना वैल्यू अगर ओपन होता है, अज्यूम करिए, समझने की कोशिश करिए, अगर इतना ओपन है, ये एक पाइप से रिलेट कर लीजिए आप। कोई भी आपके घर में जो पानी आ रहा है, अगर पाइप का साइज़ बड़ा है तो पानी ज़्यादा बहेगा। पाइप का जैसे साइज़ कम होते जा रहा है उसी तरह से पानी का मात्रा जो है उसमें से जो फ्लो होगा वो भी कम होता है। तो उसी तरह अपर्चर वैल्यू जो है, ज़्यादा नंबर अगर है तो अपर्चर वैल्यू छोटा है और अगर नंबर कम है तो अपर्चर का वैल्यू बड़ा है। समझने की सही तरह से कोशिश करिए। मैं सिंपली बोलना चाह रहा हूँ, अगर अपर्चर वैल्यू 1.2 है, बड़ा है, 1.4, 1.8, 2.8, 5.6, जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है लेंस का ओपनिंग कम होते जाएगा।
और जितना अगर लेंस का ओपनिंग बड़ा है तो बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर होगा, उसको हम डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। और जितना ये लेंस का ओपनिंग छोटा होते जाता है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड बहुत प्लेन होता है। आप रेफरेंस इमेजेस बहुत सारे देखे होंगे, क्लासेस में जब हम जाएंगे तो उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन आप फिलहाल के लिए क्योंकि ये फ्री कंटेंट है और एक ओवरव्यू है, आप ये समझिए कि जैसे अपर्चर वैल्यू बढ़ता जा रहा है, लाइट ज़्यादा अंदर जाएगा और सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस रहेगा, बाकी जो बैकग्राउंड है उसमें ज़्यादा ब्लर रहेगा। और सिंपल सी चीज़ इसके ऑपोजिट में ये है कि जैसे आपका अपर्चर वैल्यू छोटा होगा, आपका सब्जेक्ट के साथ बैकग्राउंड पर भी फोकस ज़्यादा होगा और इमेज ज़्यादा फ्लैट होगा। ठीक है, ये सिंपल सा चीज़ है। तो चलिए अब शटर स्पीड को समझते हैं। शटर स्पीड, ये नाम पे ही आप समझ सकते हैं, शटर माने कोई ओपनिंग या क्लोजिंग। आपके दुकान को एक शटर है, एक दरवाज़ा है या एक लिमिट है जिसमें आपका स्पीड जितनी ड्यूरेशन तक खुला है। सिंपली समझिए, अब आप सोचिए कहीं अगर जो पानी का मैं एग्जांपल दिया था, एकमात्र अगर ओपन है, वो ओपनिंग से माने के 5 मिनट अगर पानी आ रहा है तो एक घड़ा पानी बढ़ता है। अगर वही पानी 10 मिनट आ रहा है ड्यूरेशन, तो 2 घड़े पानी भरेंगे। मैं आपको बहुत सिंपल समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं। तो जितना देर जो कुछ भी पास करता है उतना ज़्यादा क्वांटिटी अंदर आता है। ठीक उसी तरह जब हम शटर स्पीड को कंट्रोल करते हैं, से 1/25, 1/125, आप इसमें देख सक रहे हो ना, 1/160 है, 1/125, 1/100, तो एक सेकेंड के 100 प्रपोर्शन तक आप लाइट को अंदर जाने दे रहे हैं। उसी तरह आपके इमेज में भी वो लाइट का जो डिफरेंस है, जितना ज़्यादा देर आप लाइट को अंदर जाने दे रहे हैं तो इमेज ज़्यादा एक्सपोजर होगा। जितना कम अगर आप लाइट अंदर जाने देंगे, जितनी जल्दी आप शटर को बंद करेंगे तो उतना कम मात्रा लाइट अंदर जाएगा, उससे आपका इमेज थोड़ा अंडर एक्सपोज होगा। तो इस तरह हम एक शटर स्पीड से लाइटिंग को, एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं। शटर स्पीड्स के कारण ही हम एक इमेज को शार्प या मूविंग ऑब्जेक्ट की तरह निकाल सकते हैं। आपने कोई इमेजेस देखे होंगे, जैसे कि कोई अगर वाटरफॉल है, उसमें पानी का शार्पनेस नहीं है और वाटर फ्लो होते रहता है, या कोई लाइट ट्रेड्स के फोटोज देखे होंगे आप, जहाँ लाइट का ट्रैवलिंग जो है वो आप देख सकते हैं। और आपने कई और ज़्यादा फोटोज देखे होंगे जहाँ इमेजेस बहुत शार्प है, हाई स्पीड फोटोग्राफी कहते हैं इन्हें। जैसे कि अगर कोई एक टूटा सा कांच या कोई बुलेट जो फास्ट मूविंग है, अगर बलून ब्लास्ट हुआ, इसमें आप ज़्यादा डिटेल्स देख सकते हैं। वो चाहे वाइल्ड लाइफ में कोई तितली का या कोई पंछी का अगर फ़ोटो है, तो उसमें अगर आप शार्प डिटेल्स देख सक रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि शटर स्पीड बहुत ज़्यादा था। या आप ऐसे सिंपली कह सकते हैं एक 1/640 या 1/800 के बियॉन्ड था। इसमें लाइटिंग के कंडीशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका शटर स्पीड जब ज़्यादा रहता है, शटर स्पीड जब आप बहुत ज़्यादा रखते हैं, से 1/250, 400, जो आपकी नीड है, जो आपके लाइटिंग कंडीशन पर और आपके सब्जेक्ट के मूविंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है, उस प्रकार आपको शटर स्पीड को एडजस्ट कर आपके नीड के हिसाब से आपको फ़ोटो निकालनी है। आप अगर कोई लाइट मूविंग ऑब्जेक्ट्स निकाल रहे हैं, आप अगर बहुत लो लाइट में या कोई लाइट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि एक अगर बाइक्स ट्रैवल है, वो लाइट रे को आप निकालना चाहते हैं, लाइट पेंटिंग अगर करना चाहते हैं, तो आप शटर को बहुत देर ओपन रख सकते हैं। ज़्यादा लोगों को ये मालूम नहीं है कि शटर को हम अपने हिसाब से ओपन या क्लोज बहुत देर रख सकते हैं। बल्ब मोड कर भी एक ऑप्शन रहता है ज़्यादातर कैमरास में। सी अगर आप इसमें देख सकते हो तो ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड से 1.3 सेकेंड्स, 1.4, 2 सेकेंड्स, 1.6, मतलब 1.6, मतलब एक सेकेंड के 60% और ज़्यादा, तो 2 सेकेंड्स, 2.5 सेकेंड्स, 3.2 सेकेंड्स। तो जितनी देर हम शटर को ओपन रखना चाहते हैं
वो उतनी देर रख सकते हैं। और उसमें 30 सेकंड से बढ़कर बल्ब मोड कर भी रहता है। बल्ब मोड का मतलब ये है कि आप जितनी देर शटर को ओपन रखना चाहते हैं उतनी देर रख सकते हैं। हाँ, माना है आपके कैमरे में चार्जिंग होनी चाहिए और आपको रिमोट एक्सेस में फ़ोटोज़ निकालने की एबिलिटी रहनी चाहिए, या एक टाइमर भी सेट कर आप निकाल सकते हो। शटर जब ओपन हुआ, वहाँ से जितनी देर आप शटर को ओपन रखना चाहते हो तो उतनी देर लाइट अंदर जाते रहेगा और सेंसर उसे रिकॉर्ड करते रहेगा। ये ज़्यादातर लोग जो मिल्की वे फोटोग्राफी, जो आसमान में जो तारे रहते हैं बहुत एब्सोल्यूट डार्कनेस में निकालते हैं, ज़्यादा घंटे घंटे तक जब लाइट्स का मूविंग ऑप्शन रहता है ना, स्टार्स, जो अपने स्टार्स मूविंग दिखते हैं ना एक मूविंग ऑप्शन में, आपने ये ऐसे इमेजेस देखे होंगे। तो ये जो एग्जांपल है, ऐसे मिल्की वे फोटोज निकालने के लिए ज़्यादातर लोग बल्ब मोड को यूज़ करते हैं। और लाइट पेंटिंग्स भी जो यूज़ करते हैं, जो 30 सेकंड से बढ़कर अगर शटर को ओपन रखना चाहते हैं तो वो लोग बल्ब को यूज़ करते हैं। और अब ये दो चीज़ अगर आपको सही ढंग से समझ में आ गई तो तीसरा मुख्य चीज़ है आईएसओ। आईएसओ का मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई फुल फॉर्म नहीं है उसका, जैसे स्कूल में बोले ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आईएसओ एक मेजर है। आईएसओ लाइटिंग कंडीशन का एक मेजरमेंट है। आप समझ सकते हो, कहीं अगर आप दोपहर के धूप में गए तो रोशनी बहुत ज़्यादा है वहाँ, आपके आंख ऑटोमेटिक थोड़ा छोटा होगा, वो रोशनी से आपके आंख में आप ओपन नहीं देख सकते, सीधी तरह से आप सूरज को नहीं देख सकते। या अगर आप कहीं बहुत रोशनी वाली जगह से लेकर अगर घर को वापस आए, आप कहीं अगर धूप में जाकर आपने वापस घर को आए तो घर के लाइटिंग में आप सडन थोड़ा डार्कनेस महसूस करेंगे, थोड़ा अंधेरापन महसूस करेंगे, और थोड़ी देर के बाद वो आपको आंख को नॉर्मल हो जाएगा। या आप अगर इवेंट फोटोग्राफर हो या एक्सपीरियंस्ड हो तो आपने कहीं शादी में भी ऑब्जर्व करा होगा, जब एक सनगन लाइट है, जब वीडियो लाइट ऑन है तो आपके आंख एक सेंसिटिविटी के साथ सेट हुए रहते हैं, उसमें आपको जो कुछ भी दिखता है वो बहुत शार्प दिखता है, क्लियरर दिखता है। जब ऑल ऑफ ए सडन लाइट ऑफ हो जाता है या करंट जाता है मान लीजिए, तो उस समय आपको सडनली थोड़ा अंधेरा होता है, आंख फिर अपने आप ट्यून कर लेता है, जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपको देखने की तरह आंख एनालाइज कर लेता है, वो सेंसिटिविटी अपने आप बढ़ाता है। ठीक उसी तरह वो सेंसिटिविटी को कैमरा आईएसओ के रूप में बताता है। आईएसओ एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट लाइट के लिए है, तो इसमें जितना नंबर कम है आपका आईएसओ, अगर 100 है या कुछ कैमरास में LO करके होगा निकॉन में, या कोई कैमरास में 50 भी होगा अगर आपका हाई एंड प्रोफेशनल कैमरा है, तो जितना कम नंबर आईएसओ है इमेज उतना ही क्लियर रहेगा, ग्रेन्स बिल्कुल नहीं रहेंगे। ग्रेन्स का मतलब समझते हो ना आप, जो नॉइस है, जो छोटे छोटे डॉट्स जैसे होते हैं, जब आप इमेज को जूम करके देखते हैं तो उसमें आपको थोड़े से डॉट्स की तरह कोई ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, वो जो है नॉइस है। आपने बहुत बार अपने फ़ोन में भी अगर फ़ोटो निकाला है तो ये चीज़ को आप गौराए होंगे। जैसे धूप में अगर अच्छी रोशनी की एनवायरनमेंट में अगर आप फ़ोटो निकालते हो तो इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर आता है। जब अगर शाम 5:30-6 बजे के बाद अगर आप फ़ोटोज़ निकालते हो तो थोड़ा सा कैमरा अपने आप को फ़ोन में जो फ़ोटोज़ निकालते हो उसमें थोड़ा सा लाइट एडवांस होकर ग्रेन्स ऐड होते हैं, तो उसमें ज़्यादा तक नॉइस रहता है। तो ये जो नॉइस है वो आईएसओ है। आईएसओ अब आज के ज़माने में जितने कैमरास है बहुत हाई एंड के कैमरास हैं। जो पहले फ़ोटोज़ निकालते थे फिल्म टेक्नोलॉजी के साथ, उनको मालूम होगा आईएसओ 100 आईएसओ 200 के फिल्म्स रहते थे, उसको लोड कर ही वो लोग वो लाइटिंग कंडीशन के हिसाब में ही शूट करते थे। आज का जो एडवांसमेंट है हमें फोटोग्राफर्स के एक पोजीशन में, तो हम जब का जब भी फ़ोटो देख सकते हैं, अगर उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट हो, तो अगर हम हैप्पी नहीं है इमेज के साथ, खुश नहीं है इमेज के साथ, तो इमीडिएटली उसे हम डिलीट कर देते हैं। और जो एडिशन करना है, अगर मानिए आईएसओ बढ़ाना है या आईएसओ कम करना है ताकि इमेज शार्प हो, या थोड़ा सा लाइटिंग कंडीशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। तो आईएसओ को सिंपली समझना है, तो नंबर कम है तो शार्पर है, नंबर जितना बढ़ता जा रहा है तो उतना ही नॉइस ऐड होगा।
अगर लाइटिंग कंडीशन बहुत अच्छा है तो ISO कम रखना चाहिए। लाइटिंग कंडीशन अगर थोड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है, जैसे शाम का अगर एनवायरनमेंट है, लाइट रिड्यूस होते जा रहा है, कई रूम में अगर नेचुरल लाइट ही है या कोई ट्यूबलाइट से ही हम फ़ोटो निकाल रहे हैं जहाँ हमें फ्लैश यूज़ करने का पॉसिबिलिटी नहीं है, या कोई आर्टिफिशियल लाइट या स्ट्रोब जैसा भी कुछ हम यूज़ नहीं कर सकते, वैसे जगह पर ISO बढ़ा लेना चाहिए। तो ISO एक सिंपल मेजर है। ISO को 100 से लेकर कुछ कैमरास में 6400, देखिए आप ISO को डेडिकेटेड बटन्स भी रहते हैं। ISO ऑटो में कभी मत शूट करिए प्लीज़। ऑटो ISO में ये होता है कि कैमरा को आप बता रहे हैं क्या ISO में रखना है, तो ये चीज़ आपको करनी नहीं है। तो ISO इस कैमरा में 600D में 6400 तक है। जब हम 6400 पे शूट करेंगे, अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छा है तो इमेज ओवर एक्सपोज होगा और ग्रेन्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ISO हमें जितना लीस्ट पॉसिबल हो उतना रखना चाहिए, लेकिन जब लाइटिंग कंडीशन हमारे कंट्रोल में नहीं है और अगर आप अपर्चर और शटर को कंट्रोल में रखकर इस कंडीशन में अगर रोशनी सही नहीं है तो आप 400, 800, 1600 आपके नीड के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। और कई कैमरास अगर प्रोफेशनल हैं तो उसमें बीच का रेंज भी होगा, 200 से 320 होगा, 100 से 160 होगा। तो जो कैमरा आप यूज़ करते हैं वो हिसाब में उसमें चेंजेस रहेंगे ISO के नंबर कंट्रोल्स पर। तो ये था ISO का एक्सप्लेनेशन। अगला टॉपिक इसमें हम जो देखेंगे, ये 3 के बाद ये जो है एक्सपोजर मीटर और एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन, इसे बहुत सिंपल से समझने की कोशिश करिए। आपको यहाँ पे एक कर्सर दिखाई दे रहा है ना, जो आपका, एक सेकंड, या तो आपको एक कर्सर मूविंग हो रहा है। देखिए अब मैं एक स्टूडियो में हूँ, तो लाइटिंग जब मैं लाइट की तरफ जा रहा हूँ या कहीं और अगर कैमरा के लेंस को मैं घुमाता हूँ तो लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से वहाँ का एक मीटर मेजर करता है। लाइटिंग को मेजर कर कर जिस तरफ माइनस है, अगर जैसे मैं अगर शटर बढ़ा रहा हूँ, शटर स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो माइनस की तरफ जा रहा है। देखिए -1, -2 दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, ये जो डॉट है। जैसे मैं शटर स्पीड स्लो कर रहा हूँ पॉजिटिव साइड हो रहा है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सिंपल सा मेजरिंग इक्विपमेंट है कैमरा में इनबिल्ट जो मैन्युफैक्चरर्स दिए हैं। तो इसमें हमें क्या बेनिफिट है, हम समझ सकते हैं कि लाइटिंग का कंडीशन क्या है। और जैसे अपर्चर को मैं बड़ा करता हूँ, सोचिए अगर कैमरा को मूव नहीं कर रहा हूँ, बड़ा करता हूँ तो लेफ्ट साइड थोड़ा सा घुमा, अगर मैं इसको और छोटा करता हूँ तो नेगेटिव साइड जा रहा है। ठीक उसी तरह ISO में भी, ISO अगर मैं बढ़ाता हूँ, मानिए ISO 1600, पॉजिटिव साइड आया, देख रहे हैं ना, +2 के पास आया। अगर मैं ISO को रिड्यूस करता हूँ तो फिर -2 के पास गया। तो जैसे हम ये 3 ऑब्जेक्ट्स को, जैसे अपर्चर, शटर और ISO, तीनों को हम जब वेरी करते हैं तो इमेज अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज होता है। इसी कॉन्सेप्ट को मैजिक ट्रायंगल कहते हैं। मैजिक ट्रायंगल में आप ये इमेज से समझ सकते हैं, जब अपर्चर ओपनिंग ज़्यादा है तो लाइट ज़्यादा अंदर जाने से एक्सपोजर बढ़ता है, जब अपर्चर वैल्यू छोटा होता है तो लाइट कम जाने से इमेज अंडर एक्सपोज होता है। और उसी तरह डेप्थ ऑफ फील्ड भी आपको वेरी होगा, ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड होगा और कम डेप्थ ऑफ फील्ड होगा, मतलब बैकग्राउंड कम ब्लर होगा और ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर होगा। तो इमेज में आप जो अपर्चर रख रहे हो उसी प्रकार से आपको इमेज में वेरिएशंस होंगे। और अगर शटर स्पीड आपका ज़्यादा है, मतलब 1/8000 तक अगर आप जा सक रहे हो, तो बहुत स्पीड है, इसीलिए बहुत शार्पर इमेज होंगे। जो फास्ट मूविंग है उसको भी आप शार्पली निकाल सकते हैं। जैसे आपका शटर स्पीड कम हो रहा है उसी तरह से आपको इमेज में मोशन दिखाएगा। जो मूवमेंट है इमेज का, अगर मूविंग इमेज है वो दिखेगा और इमेज थोड़ा सा ब्लर भी होगा। तो वो शटर स्पीड का एक्सप्लेनेशन। और ISO जैसे आप कम करते जाएंगे नंबर, इमेज शार्पर होते रहेगा, और जैसे आप ISO बढ़ाते जाएंगे तो इमेज में नॉइस ऐड होते रहेगा
और जैसे आपका नंबर ISO अगर कम करेंगे तो एक्सपोजर कम होते जाएगा, और ISO अगर बढ़ाते जाएंगे तो आपके इमेज में लाइट ऐड होते रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इसी को मैजिक ट्रायंगल कहते हैं और एक्सपोजर ट्रायंगल भी कहते हैं। अब हमें इन तीन चीज़ों के बारे में सही अंडरस्टैंडिंग आया है, तो हम अगले ऑप्शन को देखते हैं। ये जो है फ्लैश कंपेंसेशन कहते हैं। फ्लैश कंपेंसेशन कब काम आता है? अगर हम किसी भी लाइटिंग कंडीशन में जब फ्लैश यूज़ करते हैं और उसके कॉम्पेंसेटिंग एडिशन अगर हम इमेज में ऐड करना चाहते हैं तो ये चीज़ हमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर +1 मतलब वहाँ के लाइटिंग कंडीशन में बहुत कम लाइटिंग है और हम जो फ्लैश से आने वाली रोशनी है उसके अतीत से हम कैमरा को ओवरराइट करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इसी कारण हम यहाँ +1 रख सकते हैं और जैसे रिड्यूस करते हैं +2 तक या -1/3, ये जो है मीटर की तरह है, इसको आप कॉम्पेंसेट करने के लिए यूज़ करते हैं लाइटिंग कंडीशन पे। वो आपको डिपेंड करेगा आप कैसे कंडीशन पर शूट कर रहे हैं और आपके कैमरा में क्या ऑप्शंस है। हमारे क्लासेस में जब है प्रैक्टिकली इसको शूट कर और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये इमेज स्टाइल है, पिक्चर स्टाइल। कैमरा मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है वो कस्टमर के नीड के हिसाब से कैमरास बनाते हैं। कस्टमर क्या फोटोज निकालते होंगे इसे माइंड में रखकर उनकी दृष्टि के हिसाब से, सोच के हिसाब से कुछ ऑप्शंस प्री डिस्टाइंड सेट करते हैं। जैसे कि अब अगर पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, क्या निकालते होंगे? न्यूट्रल अगर नॉर्मल कलर्स है, फेथफुल कर मोनोक्रोम ब्लैक एंड वाइट होता है। तो इसमें 3 डिफाइंड ऑप्शंस हमें अपने आप के चॉइस के हिसाब से रख लेने के लिए भी देते हैं। ऑटो में कभी शूट मत करिए। आप जब कभी चेंज करना चाहते हैं तो आपके सेटिंग्स में इन्फो के हिसाब से आपका जो शार्पनेस एक्सपेक्टेड है, जितना इमेज आप शार्प देखना चाहते हैं, कॉन्ट्रास्ट कितना बढ़ाना चाहते हैं, उसमें जो आपके बाल या शैडोज कितना डीप दिखना है, कलर्स कितना बढ़ाना है या कम करना है, सैचुरेशन और कलर टोन जो है थोड़ा सा मैजेंटा या थोड़ा सा ब्लू, ये आपको कलर बैलेंस करने पर समझ में आएगा। जब आपका नीड है तो आप कर सकते हो। आपके नीड के हिसाब से आप पिक्चर स्टाइल को वेरी करना है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही रखना है, ऐसे ही शूट करना है। पिक्चर स्टाइल के वजह से आपका कलर्स भी थोड़ा सा चेंज होगा और इमेज के जो ये मुख्य कंपोनेंट्स है जैसे कि शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन और कलर टोन, इसे भी आप वेरी कर ले सकते हैं। तो आपका नीड क्या है वो हिसाब से आप शूट करेंगे। इसे बेहतर समझने के लिए आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना होगा। डिफरेंट सेटिंग्स पे निकाल कर आप ही इमेज को समझना चाहिए। आप एक इमेज को और दूसरे इमेज को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। अपर्चर, शटर और ISO के बाद अगर कोई चीज़ बहुत मायने रखता है एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को तो वो है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि आप वाइट को बैलेंस करना है इमेज में। आप आपके एक्सपीरियंस में देखे होंगे कि जब आप कोई कपड़ों के दुकान में जाकर कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहाँ का कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और अगर बाहर आकर अगर आप नेचुरल लाइट में देखेंगे तो लाइटिंग डिफरेंट होता है, कलर्स डिफर होते हैं। ऐसे ही कहीं अगर सोने के दुकान में आप गए हो तो आप किसी के साथ गए हो तो उनके फेस में थोड़ा और ज़्यादा लाइटिंग दिखेगा, क्योंकि वहाँ का लाइट जो के वैल्यू है केल्विन में मेजर करते हैं लाइट के कलर को। तो अगर केल्विन 3000 या 2800 के आसपास है तो इमेज में ज़्यादा ब्लू होगा। जैसे आपका के वैल्यू बढ़ता जाएगा इमेज ज़्यादा वार्म होते जाएगा, उसमें ऑरेंज टिंट जैसा ऐड होते जाएगा, थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा ऑरेंज टिंट। आपने आपके एक्सपीरियंस में देखा होगा कि जब आप इमेजेस निकालते हो तो कैमरा में बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्शन होते जब मैन्युफैक्चर होते जब वो लोग कुछ लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब में सेट कर रखते हैं। तो हो सकता है कि 5200 रखा हो, एक सेकेंड, या 5200 डे लाइट का है। शेड अगर कहीं छाँव में निकाल रहे हैं तो 7000 के तक रखे हुए हैं, क्लाउडी 6000 के, टंगस्टन लाइट में 3200। जहाँ ब्लू ज़्यादा है
जहाँ ब्लू ज़्यादा है हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जहाँ येलो ज़्यादा है हम टेम्परेचर को कम करते हैं। तो उसी तरह हम चेंज करते रहते हैं हमारे नीड के हिसाब से। कैमरा में कभी ऐसा नहीं होता कि एक सेटिंग से हम सब कुछ कर देंगे, वो कभी ऐसा नहीं होता। बहुत लोगों को ऐसी सोच होती है ये सेटिंग रखने से हमारे फ़ोटोस अच्छे आएंगे, कभी ऐसा कुछ नहीं है। इमेज का जो सेटिंग है वो बदलते रहता है, वो बदलते रहता है। और आपका जो नीड है, जैसे हम एक लॉन्ग ड्राइव पे अगर गए तो हर जगह आप एक ही गियर पे ड्राइव नहीं करते, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, फिर अगर आप वापस आ रहे हैं, स्लो डाउन हो रहे हैं तो ब्रेक मारकर और कम होते हैं, आप स्लो होते हैं। तो ऐसे ही जैसे आपके ड्राइविंग पे आप चेंज करते रहते हो, उसी तरह कैमरा में भी आपको बहुत सारे चेंजेस करनी पड़ती हैं। जैसे जैसे आप फोटोज निकाल रहे हैं उसी तरह आपको एडजस्टमेंट्स भी करना है। तो वाइट बैलेंस के टॉपिक में कुछ कैमरास में आपको कस्टम मेड वाइट बैलेंस भी रहता है, 600D में ऐसा नहीं है। ज़्यादातर कैमरास में ऐसे होता है कि आप के को पर्सनली मैनेज कर सकते हैं, आपका जैसा नीड है उसी प्रकार आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। 2800 से लेकर 3000, 4000, 4200, 6200, जो कुछ भी आपका नीड है उस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आपको कैसे ये समझना है, अगर आप कोई 18% ग्रे कार्ड कर एक आइटम मिलता है फोटोग्राफर्स के लिए, आप अगर वो रखकर एक लाइटिंग कंडीशन पे उसे वाइट अगर निकाल सक रहे हो तो आपका लाइटिंग कंडीशन सही है। या अगर आप कोई किसी जगह पे फ़ोटोस निकाल रहे हो तो आप पहले एक फ़ोटो निकाल कर आप कलर्स को मैच करने की कोशिश करिए। अप्रॉक्सीमेटली अगर सही कलर है तो भी ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं आज के जो एडवांस्ड जनरेशन में है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन है और फोटोशॉप है, वो लोग क्या गलती करते हैं कि कलर बैलेंस मर्जी का निकाल लेते हैं और अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो बाद में देख लेंगे एडिटिंग में कर इग्नोर कर देते हैं। वो बहुत गलत चीज़ है। आपको फोटोग्राफी करना है, फोटोशॉप नहीं। आप फोटोग्राफर हो, फोटोशॉपर नहीं। तो आप सही तरह से पहली बार जब फोटो निकाल रहे हैं आपको इमेज समझना चाहिए। इमेज को आप अच्छी तरह से निकाल कर एनालाइज कर उसमें क्या गलती है, क्या कलर बैलेंस करना है, क्या अपर्चर एक्सपोजर कैसे करना है, ये चीज़ को आपको समझना चाहिए और सही तरह से निकालने का प्रयास करना है आपको। जैसे आपका कलर टेम्परेचर बदलते जाओगे, इमेज वार्मर होगा या इमेज जो है इसमें आपको टंगस्टन की तरह ब्लू लाइट ज़्यादा होते रहेगा। कूल लाइट और वार्म लाइट हम समझते हैं ना ये शब्दों को। जैसे अपना लाइटिंग कंडीशन है उसी प्रकार हमें कलर केल्विन को चेंज करके फोटोज निकालना है। तो ये है कलर वाइट बैलेंस का एक्सप्लेनेशन। DSLRs में ऐसी एक ऑप्शन है कि अगर आपका इमेज बैलेंस्ड नहीं है तो हो सकता है कि लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब से मे बी आप अंडर एक्सपोज का भी निकालते हो या कभी बाय मिस्टेक ओवर एक्सपोज भी करते हो। तो कैमरास में एक ऐसा ऑप्शन है जो लाइट को ऑप्टिमाइज करेगा, बैलेंस करेगा। तो इसे ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइज़र कहते हैं कैनन में। निकॉन में डी लाइटिंग कर भी ऑप्शन रहता है। सोनी में भी ऐसे ही सिमिलर ऑप्शन होगा। हर कैमरा में सिमिलर ऑप्शंस होंगे, मे बी नाम डिफ़र करेंगे। तो आपको ये समझना है कि इसे आप ऑफ रखेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि आपके फ़ोटो में कैमरा अपने आप लाइट बढ़ाए या कम करे। ये ऐसा हो कि आप अगर चाय बना रहे हो तो उस चाय में कितनी चीनी डालना है ये आप ही डिसाइड करोगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितनी चाहिए उतनी डाल लो, ऐसे नहीं। तो आपके मर्ज़ी से आपकी जो नीड है उसी प्रकार कैमरा में लाइटिंग भी चेंज होना चाहिए। तो इस कारण हम इसे चेंज नहीं करते। अगर आप ऑटो ऑप्टिमाइज़र ऑन रख कर शूट करते हो तो कई अनवांटेड लाइट्स भी ऐड हो जाते हैं। जहाँ अगर बैकग्राउंड में कहीं अगर लाइटिंग कम होनी चाहिए वहाँ पे अपने आप लाइटिंग बढ़ जाता है। जहाँ आपके फेस में भी अगर कोई शैडोस है तो लाइटिंग अपने आप बढ़ जाता है। तो आप ये नहीं चाहते कि लाइटिंग अपने आप फ्लक्चुएट हो। अगर आपका एक्यूरेट रिज़ल्ट है तो उसे आप ऑफ कर ही लीजिए। फ़ोटो जब निकालते हो तो ये जो ऑप्टिमाइज़र है उसे ज़्यादातर ऑफ रखने की कोशिश करिए। रीज़न, उसमें कोई अनवांटेड चेंजेस नहीं होंगे। आप अगर कोई ऐसे इंसान हो कि सब गोरे दिखे, सबके फेसेस ज़्यादा ब्राइट दिखे,
तो इस ऑप्शन को ऑन रख लीजिए। एडवाइज्ड अगर प्रोफेशनल हो तो आप इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमेज में जो कुछ भी कंपोनेंट है आपके कंट्रोल में होनी चाहिए और लाइटिंग को आपके एक्सपोजर सेटिंग्स के वजह से आप चेंज करना चाहिए। देन अगला ऑप्शन है नॉर्मल फ्लैश फायरिंग। ये एक फ्लैश फायरिंग टेक्निक है जिसमें फ्लैश कब फायर होना है डिसाइड होता है, इमेज के साथ, इमेज के बाद या इमेज के शटर क्लोजिंग के बाद। सिंपली समझिए, ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे फर्स्ट कर्टेन होता है, जब कर्टेन रेज होता है, जब शटर ओपन होता है, जब ही ये फ्लैश भी फायर होता है। सेकंड, अगर वायरलेस चैनल से कर रहे हैं तो ऐसे इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। थर्ड, कस्टम जो है रेयर फ्लैश कर निकॉन में भी होता है, ये शटर के क्लोज होने से पहले लाइट फायर होता है। तो जो मूवमेंट है, लाइटिंग पहले जाने के बाद शटर ओपन होना या साइमल्टेनियसली होना या उसके बाद होना, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है मैनुअल फोकस या ऑटो फोकस, ये आप जानते ही होंगे, जो आपके कैमरा पे लेंस पे ऑप्शन है। अगर आपके लेंस में आप ऑटो फोकसिंग ऑन करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। अगर आप मैनुअल में शूट कर रहे हैं तो एमएफ कर बदलेगा वो, जो ये बटन है जो आपके कैमरा में अगर ऑटो फोकस में रखते हो। सी ऑटो फोकस रिकॉर्डिंग में 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं, जैसे वन शॉट, एआई फोकस और एआई सर्वो। ये 3 चीज़ ये होते हैं कि अगर आप अज्यूम एक ही शॉट पर अगर फोकस रखकर फ़ोटो निकालना चाहते हैं तो ये उसी पॉइंट पर फोकस रहेगा। जब आप कैमरा के व्यू फाइंडर से देखेंगे हाफ क्लिक कर तो आपको वो छोटा सा जो डॉट है ब्लिंक होते रहेगा, वो एक फोकसिंग पॉइंट का इंडिकेशन है। आप जिस पॉइंट पर उसे रिप्लेस कर हाफ क्लिक करते हैं तो आपका फोकस उस पर लॉक होता है, और जब आप चेंज करने की प्रयास करते हैं एआई फोकस में तो फास्ट अगर मूविंग है सब्जेक्ट, किसी एरिया को आप ट्रैक करना चाहते हैं तो वो हिसाब से ये अपने आप वो ट्रैकिंग कर लेता है। जैसे अगर मूविंग एनिमल है या कुछ भी जो मूविंग है, अगर आपका सब्जेक्ट मूविंग है, आप अगर किसी को मूव होते हुए फ़ोटो निकाल रहे हैं, कोई अगर बाइक पे जा रहा है या कोई अगर फ्लाइट को आप फ़ोटो निकाल रहे हैं, हवाई जहाज़ को, ऐसे किसी भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट को निकाल रहे हैं तो आप एआई फोकस यूज़ करेंगे फोकस के लिए, एआई फोकस के लिए यूज़ करेंगे। एआई सर्वो ये चीज़ है, अगर आप कंफ्यूज्ड हो क्या ये प्लेस्ड रहेंगे या क्या ये मूव होंगे, आपको अगर ये पता नहीं है, आप सोचिए अगर किसी जानवर का फ़ोटो निकाल रहे हैं, कोई बंदर का अगर फ़ोटो निकाल रहे हैं, वो जाएगा एक पेड़ पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा और कब मूव होगा आपको पता नहीं है, तो वैसे सिचुएशंस पे आप एआई सर्वो निकाल लेंगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सब्जेक्ट स्टेबल रहेगा या मूव होगा। तो उसी प्रकार आप फोकसिंग सिस्टम्स को चेंज कर ले सकते हैं। अगला ये जो चीज़ है, हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए शूटिंग ड्राइव मोड। इसमें सिंगल शॉट निकालने के लिए, और अब जब कंटिन्यूस चक फोटोज़ निकालना है, जो एक सीरीज ऑफ फोटोज़ है फ्रेम्स, उसके लिए, और अगर हम टाइमर से सेट कर स्लो एक 10 सेकंड्स के बाद या 2 सेकंड के बाद अगर सेल्फ टाइमर रखना चाहते हैं, या सेल्फ टाइमर ऑप्शन में कंटिन्यूस एक 5 सेकंड को एक बार, 10 सेकंड को एक बार, अगर हम इतने फ़ोटोज़ निकालना चाहते हैं तो उस प्रकार हम सेट कर ले सकते हैं। ज़्यादा तक हम सिंगल शूटिंग ही करते हैं क्योंकि सिंगल आना है। देन कंटिन्यूस मोड में जब अगर मूविंग है, कोई अगर सोचिए कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं ऐसे, या कोई जानवर भागते जा रहा है, अगर कोई चीता या शेर जो मूविंग है उसको आप कंटिन्यूसली निकालना चाहते हैं, तो वैसे संदर्भ में आप ऐसे कंटिन्यूस शूटिंग रख ले सकते हैं। ये अगर रिमोट कंट्रोल में आप शूट कर रहे हैं तो ये मोड रखते हैं। अगर सेल्फ टाइमर है तो सोचिए अगर आपका ही फ़ोटो आप निकाल लेना चाहते हो तो ऐसे मोड में यूज़ कर सकते हो। ये आपको मालूम ही होगा, बहुत बेसिक सा चीज़ है। मीटरिंग एक ऐसी सिंपल चीज़ है जिसके द्वारा
हमारे कैमरा में जो सेंसर है वो लाइट को मेजर करता है। ये एक एक कैमरा में एक एक नाम से जाना जाता है। निकॉन में मैट्रिक्स मीटरिंग कर कर लिखा होता है, स्पॉट मीटरिंग कर कर लिखा होता है। तो कैमरा में जो मॉडल्स है उसी हिसाब से ये नाम चेंज होते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि मीटरिंग के द्वारा कैमरा में जो एक्सपोजर मीटर है वो लाइटिंग को जज करता है। आप अगर इवैल्यूएटिव मीटरिंग देखते हैं तो पूरे फ्रेम को इवैल्यूएट कर कर लाइट का मेजरमेंट करता है। पार्शियल मीटरिंग का मतलब ये है कि एक पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ द फ्रेम, जिस फ्रेम में आप समझिए अगर मैं हूँ और ये फ्रेम है, सिर्फ मुझ पर अगर फोकस कर कर लाइटिंग चेंज हो रहा है तो वो पार्शियल मीटरिंग है। पार्शियल मीटरिंग के बाद स्पॉट मीटरिंग है। स्पॉट मीटरिंग मतलब किसी एक स्पॉट को वो जो फोकस करता है, जिस पे स्पॉट हम सेलेक्ट करते हैं, उसी स्पॉट के बेसिस से वहाँ का जो एक्सपोजर है उसे मेजर करता है। और सेंटर वेटेड एवरेज ये है कि फ्रेम के सेंटर में जितनी लाइट है उसी हिसाब से वो डिसाइड करता है कि वहाँ एक्सपोजर कितना है। हम नॉर्मली तो एज अ बिगिनर आप सेंटर वेटेड कर सकते हो। जैसे आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जिस पे आपका फोकस है, जहाँ पे आपके सब्जेक्ट पे आपका मेन थॉट है, जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हो, उसे आप अगर स्पॉट में रखकर मेजर कर सकते हो तो अच्छी तरह से आप एक्सपोजर को बैलेंस कर सकते हैं। मीटरिंग हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर हम एक फ्रेम में मल्टीपल लाइटिंग सब्जेक्ट्स हैं, सोचिए अगर कहीं हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट पे लाइट ज़्यादा पड़ रहा है और कहीं बैकग्राउंड ज़्यादा लाइट नहीं है। आप अगर फ़ोटो निकालते वक्त बैकग्राउंड को हाईलाइट करना चाहते हो या फोरग्राउंड में जो सब्जेक्ट है उसे हाईलाइट करना चाहते हो, इस सिलेक्शन के लिए आपको ये प्रॉपरली सेलेक्ट करना है। जिस पर आप सेलेक्ट करेंगे उसी तरह से आपका जो एक्सपोजर मीटर है वो कम या ज़्यादा होगा। तो ये जो आप प्रैक्टिकली शूट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए तो आप सेंटर वेटेड रख कर शूट कर सकते हो। और अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आप जानते ही होंगे, कैमरा में जो इमेज क्वालिटी है उसके लिए है रॉ या जेपीजी क्या शूट करें। ये कंप्लीट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन करने वाले हो तो रॉ शूट कर सकते हो। रॉ का फाइल बहुत ज़्यादा होता है, साइज़ ज़्यादा होता है, इसीलिए क्योंकि उसमें इमेज के जो कंपोनेंट्स हैं वो अनकम्प्रेस्ड होते हैं। ज़्यादातर लोग प्रोफेशनली जब स्टार्ट करते हैं कहीं इवेंट फोटोग्राफी या से जो फैशन फोटोग्राफी भी करते हैं, वो लोग रॉ प्लस जेपीजी रखते हैं ताकि जो अच्छे फ़ोटोस है उसे लेटर ऑन प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर कस्टमर को देना है या इमीडिएटली हमें इंस्टेंटली शेयर करना है तो जेपीजी इमेजेस में भी कर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे इमेज में जो कुछ भी इन्फो है वो हम देख ले सकते हैं इन्फो बटन से। इन्फो बटन जब हम प्रेस करते हैं तो ऐसा डिटेल्स दिखता है आपको, कैमरा में कितना स्पेस है और आपका कलर स्पेस क्या है, ब्रैकेटिंग मोड क्या है आपका। जो ब्रैकेटिंग करते हैं वो कलर को बैलेंस करते हैं। कंप्लीटली जो कलर साइकिल है उसे आप बैलेंस करते हो ताकि आपके स्क्रीन में मजेंटा, ग्रीन, ब्लूज सब कुछ बैलेंस्ड हो। और लाइव शूट अगर करना है या आपको अपने सेंसर को ऑन करते वक्त कैसे सेंसर क्लीनिंग करना है, ये सब ऑप्शंस आप सेट कर ले सकते हो। और अगर कैमरा में मेन्यू ऑप्शंस आप देख लेंगे तो जस्ट ऐसे क्विकली रिव्यू कर रहा हूँ ताकि हमें जो कुछ भी डिस्प्ले स्क्रीन पे है वही ऑप्शंस मेन्यू में भी होंगे लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज में। और कई ज़्यादा कंट्रोल्स हमें मेन्यू ऑप्शंस में मिलते हैं, जैसे कि रॉ प्लस जेपीजी, इमेज साउंड अगर आना है या कार्ड के बगैर फ़ोटो निकाल सकते हैं या नहीं, इमेज को क्लिक करने के बाद रिव्यू कितनी देर करना है या इल्यूमिनेशन अपने आप करना है, कहीं रेड आइस पे फ्लैश जब आता है उसे कंट्रोल करना है या नहीं, फ्लैश कंट्रोल क्या है, जब हम TTL फ्लैशेस यूज़ करते हैं या वायरलेस फ्लैश यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शंस है। और अपने एक्सपोजर मीटर को हम देख सकते हैं, ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइज़र जो हमने मेन स्क्रीन पर देखा है, और मीटरिंग मोड जो हमने अभी इससे पहले एक्सप्लेन किया है। तो और कस्टम वाइट बैलेंस जो हमने देखा है, वाइट बैलेंस एक सब्जेक्ट कंपोनेंट को क्लिक कर कर उसके हिसाब से हम वाइट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल को अब ये चीज़ है,
किसी भी फ़ोटो को हम इसे यूज़ कर वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं क्या? जब हम किसी इवेंट को जाते हैं या वहाँ पे अगर कोई वाइट है तो उसे हम सेलेक्ट कर चेंज कर सकते हैं इसे। और ब्रैकेटिंग जो मैं बता रहा था आपको, ये जो है बहुत प्रोफेशनल्स चेंज करते हैं। अगर आपके इमेज में कई सिचुएशंस में लाइट अगर रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो रहा है, से मेजेंटा इस तरफ से है, मेजेंटा है, ब्लू है या ग्रीन है, तो आप कैसे चेंज करना है, आपका नीड क्या है, उसे आप ब्रैकेटिंग में चेंज करते हैं। आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्लियर कर लेंगे तो 0/0 में होगा। ये एक ग्राफ जैसा है, G1 B1 इज ग्रीन 1 और ब्लू 1, मतलब ग्रीन को ज़्यादा ऐड कर रहे हो और ब्लू को थोड़ा ऐड कर रहे हो, मेजेंटा ऐड कर रहे हो। आपका नीड क्या है उसके हिसाब से आपको एडिशंस या रिडक्शन करना है। अगर कोई कलर आपको ज़्यादा लग रहा है तो उसे आप रिड्यूस करिए, अगर आपको कोई कलर ज़्यादा लग रहा है तो उसे ऐड ऑन कर लीजिए। उसके ऑपोजिट कलर्स में जब आप वर्क करेंगे, जैसे कि ग्रीन और मैजेंटा चेंज होते रहेगा। आपका नीड क्या है आपको ही मालूम होना चाहिए। इसे समझने के लिए आप सेम सेटिंग में एक फ़ोटो निकालिए 0 पर, आप एक अंडरस्टैंडिंग में आ सकते हो। और उसके बाद आप जो है ब्लू ऐड करना चाहते हो तो ब्लू को बढ़ाइए और फ़ोटो निकालिए। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रोफेशनल्स इसे सही ढंग से कर सकते हैं। इसी को आप वाइट बैलेंस ब्रैकेटिंग भी बोलते हैं। ब्रैकेटिंग, वाइट बैलेंस ब्रैकेटिंग, यही कॉन्सेप्ट है वो। कलर स्पेस क्या है? कलर स्पेस ज़्यादा तक हम sRGB यूज़ करते हैं, इसका मतलब सैचुरेटेड रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और पिक्चर स्टाइल ने आपने देखा है, पिक्चर स्टाइल जो हमने देखा है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप वगैरह। और ये ISO सेट करने के लिए कैमरा में जो कुछ भी ऑप्शंस है, लाइव मोड में शूट करने के लिए, लाइव ट्रैकिंग करने के लिए, एक एक कैमरा में ऐसे ऑप्शंस होंगे। आपका कैमरा बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप प्लीज़ एक्सप्लोर करिए और उसमें क्या इंटेंशन है ये समझने की कोशिश करिए। इमेजेस को लॉक करने के लिए, डिलीट ना करने के लिए या डिलीट करने के लिए। कुछ कैमरास में अब जो है वाईफाई एबिलिटी से भी आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, तो वो लेटेस्ट कैमरास में होंगे। कुछ क्रिएटिव फिल्टर्स हैं, जैसे कि आपने फ़ोटोज़ निकाला है उस पर आप चेंजेस कर सकते हैं और रीसाइज कर सकते हैं। हिस्टोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिस्टोग्राम हम RGB से देखते हैं। हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ है जो इमेज निकालने के बाद आप देखते हैं, तो इमेज का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लियरली उस पर दिखाई देगा। और अगर आप इमेजेस शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे और स्लाइड शो, रेटिंग्स, जो कुछ भी है अब क्योंकि ये कनेक्टेड है एक डिस्प्ले को, HDMI कंट्रोल ऑन है। कभी फॉर्मेट मत कीजिए कार्ड्स को। अगर आप फॉर्मेट करेंगे तो कंप्लीट डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। जो इवेंट फोटोग्राफी करते हैं वो एक इवेंट के बाद कार्ड में जो डेटा है कंप्लीटली डिलीट करने के लिए फॉर्मेट यूज़ करते हैं। जो हॉबी के लिए निकालते हैं प्लीज़ फॉर्मेट मत करिए, क्योंकि बाय एक्सीडेंट अगर आपका डेटा कुछ डिलीट भी हो गया तो फॉर्मेट ना करने पे रिकवरी इजी हो जाता है। ये जो है फाइल नंबरिंग्स के लिए है। ये डिस्प्ले जब से जो हम देख रहे थे, ये मेरा चॉइस है क्योंकि मेरे शर्ट के साथ मैच हो रहा था तो मैंने चेंज कर लिया। ज़्यादातर कैमरा में बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है 1। तो आपके नीड के हिसाब से निकॉन हो या कैनन आप चेंज कर ले सकते हो। तो LCD का ब्राइटनेस क्या है, टाइम सेटिंग्स क्या है, ऑफ होना है नहीं है, लैंग्वेज क्या है, आपका वीडियो सिस्टम NTSC या PAL होता है। ज़्यादातर हम लोग तो NTSC यूज़ करते हैं। यूरोप जैसे देश में PAL यूज़ करते हैं। सेंसर क्लीनिंग अगर ऑन पे होना है या नहीं, कोई गाइड होना है आपको, या क्लियर सेटिंग्स, उसका कैमरा का जो ऑप्शन है, ये कैनन 600D के बारे में है। आपका कैमरा हो सकता है कोई और, आपके कैमरे में और ज़्यादा प्रोफेशनल ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था ये क्लास में कि ज़्यादातर कैमरास में ये सब जो डिफ़ॉल्ट अब तक हमने देखा है यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और इसे हम जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही डिटेल से समझ सकते हैं। बस आपको हिस्टोग्राम का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल फ़ोटो निकालता हूँ। तो ये जो फ़ोटो निकाला मैं मेरे माउस का है,
तो इसमें आप देख सकते हैं कि इमेज कम्प्लीटली ओवर एक्सपोज्ड है। जब इमेज ओवर एक्सपोज है, इन्फो में आपको सारे डिटेल्स दिखते हैं, जो RGB है वो कंप्लीट जब राइट है तो इमेज बर्न्ड है और आपको डिटेल्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ भी उसमें फ़ोटोज़ है, कब निकाला गया, डेट टाइम के साथ। ऊपर अगर आप देखें 1/25 वो शटर का स्पीड है, अपर्चर है, उसका ISO है। आइए हम अब प्रॉपर सेटिंग से निकालने की कोशिश करते हैं। चलो 200, अब कर्सर बीच में दिखाई दे रहा है तकरीबन। तो अब हम देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम जब आया है, दो इट इज़ नॉट फोकस नहीं है तो भी आपको हिस्टोग्राम समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। जो ग्राफ है अगर बेल कर्व जैसा है तो ज़्यादा तक वो पॉजिटिव है, इमेज है, ऑप्टिमम लाइटिंग है। अगर आपका इमेज कंप्लीट लेफ्ट है तो ज़्यादा डार्क डिटेल्स है। तो हिस्टोग्राम एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन सिंपली आप ये समझना है कि हिस्टोग्राम में आपका मेन मिड टोन्स जो है, शैडोज जो है और हाइलाइट्स जो है, ये तीन चीज़ होता है। आपको कंप्लीट लेफ्ट पे जो है वो शैडोस है, कंप्लीट राइट पे जो है वो हाइलाइट्स है, बीच का जो है वो मिड टोन्स है। आप एक इमेज में जब स्टडी करते हो एक्सपोजर को, शैडोस, हाइलाइट्स और मिड टोन्स ये तीनों दिख के आता है आपको। इन तीनों के वजह से आपको एक इमेज में डेप्थ भी ऐड होता है और कैमरा में जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन है आप इन्फो में समझ सकते हैं। तो ये था मेरा सिंपल क्लास, जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ कि इस क्लास के द्वारा आप कुछ तो सीखे होंगे, कुछ तो समझे होंगे और इस क्लास के बाद आप बेटर फोटोग्राफर बनेंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। आप अगर कॉन्सेप्ट्स पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं, क्योंकि फ्री ट्यूटोरियल तो फ्री ट्यूटोरियल जैसा ही रहता है, कॉन्सेप्ट्स अगर सही ढंग से आप एक सिलेबस को समझना चाहते हैं तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन हो सकते हैं और उसमें हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में होगा। आपने वो वीडियो देखा ही होगा जिसमें क्या सिखाते हैं हम, वो तो समझाए हैं। और हमारा ये सोच है ऐसे वीडियोस जो है आप YouTube में अगर कंटेंट भी देखेंगे तो ज़्यादा तक वीडियोस इंग्लिश में होते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि अगर इंग्लिश में सीख सकते हैं तो हिंदी में क्यों नहीं। अगर कोई अंग्रेज़ी में सीख कर फ़ोटोज़ निकालेंगे या कोई हिंदी में सीख कर फ़ोटो निकालेंगे तो भी आउटपुट वही रहेगा। और चाहे पढ़ा लिखा आदमी अगर बहुत टेक्निकली समझ कर फ़ोटो निकलता है या कोई अनपढ़ आदमी भी अगर कॉन्सेप्ट सही समझ कर प्रॉपरली, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब ऐसे कला है जो फोटोग्राफी या कोई भी कला आपके पढ़ाई से डिसाइड नहीं होता। अगर आप सचिन तेंदुलकर को देखेंगे तो उन्होंने 10th क्लास भी पास नहीं किया, लेकिन वो गॉड ऑफ क्रिकेट है। ऐसे ही कोई भी कला उनके पढ़ाई से डिसाइड नहीं होता। तो हमारे तेलुगु बैचेस में जो है बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए थे जो प्रॉपर बैकग्राउंड में नहीं थे, 10th या इंटर भी पास नहीं हुए थे। जो इंग्लिश में अच्छे पढ़े लिखे हैं वो लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर कर तो सीख लेते हैं। मेरा ये प्रयास है कि जो लोग सिर्फ हिंदी समझते हो उनको मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर क्लास इतना तक देखे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। मैं आपको अच्छी तरह से सिखाना चाह रहा हूँ। आप हमारे क्लासेस ज्वाइन हो सकते हैं। क्लासेस को प्रॉपरली समझकर, सीखकर आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से भी यूट्यूब में या कहीं और साइट से भी अगर फ्री कंटेंट में भी सीखना चाहा तो अगर आपको कोई सवाल है, डाउट्स है तो आप सही उनसे पूछ नहीं सकते। जो यूट्यूब में कंटेंट करते हैं उनके लाखों सब्सक्राइबर में आप भी है एक हो, आपके कमेंट को भी वो रिप्लाई करना बहुत मुश्किल ही हो सकता है। लेकिन यहाँ जो है मेरा नंबर भी स्क्रॉलिंग है नीचे, आप वो क्लासेस ज्वाइन हो सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हैं और मैं पेशेंटली उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक पेड कोर्स है। जहाँ आप पैसे रख कर पे कर कर ज्वाइन होते हो तो उसमें आपको डिसिप्लिन ज़्यादा आता है, क्योंकि आपने आपका मेहनत का कमाई उस पर खर्च किया है। आपको ही ये दिल में रहेगा क्योंकि मैं सीखना है, क्योंकि मैं बेटर होना है, अच्छी तरह से फोटोग्राफी सीखना है, ये सोच आपके दिल में आएगा, आनी चाहिए भी। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। और जो फोटोग्राफी एंथुजियास्ट है, आपके दोस्त में कोई फोटोग्राफी सीखना चाह रहे हैं तो उनके साथ ये प्लीज़ वीडियो शेयर करिए। हमारा एक ऐसा चैनल है
मोमेंट्स फोटोग्राफी, जिसमें हम 4 भाषा में फ़ोटोग्राफ़ी का कंटेंट सिखाते हैं। इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु, चारों लैंग्वेजेस में हम कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर रहिए, और आने वाले दिन में हम फ़ोटोशॉप, वीडियोग्राफी और वीडियो एडिटिंग के भी क्लासेस अपलोड करेंगे। सो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए, सो दैट आप कुछ मिस नहीं होंगे। हमारे अगर फ्री कंटेंट में भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, नीचे कमेंट्स भी लिख सकते हो। अगर आपको बुरा लगा है, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको सही नहीं लगी, वीडियो पसंद नहीं आई, तो प्लीज़ माफ़ करिए, क्योंकि मेरा मदर टंग ये नहीं है। मैं एक तमिलियन हूँ, तेलंगाना से हूँ। तमिल और तेलुगु ज़्यादा आती है मुझे। देश भाषा हिंदी है, लेकिन बात करना कैमरा के सामने एक लंबा सेशन बोलना है, तो ये आसान सी चीज़ नहीं है। मगर आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये मैं देख सक रहा हूँ, क्योंकि आप ये वीडियो यहाँ तक देखें, और हमारे फ्री कंटेंट को भी आप फॉलो हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियोस को कैसे बेटर कर सकते हैं और किस टॉपिक्स के बारे में आप मुझे वीडियो करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।